24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर के अफ़गानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफ़ान था, लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ दिल्ली में। एक नया और उसके साथ तूफ़ान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं, तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊँ। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे,
और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने, उस दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। From 2002 to today, you won 8 elections that I could count. So many of the elections, over 800 million people vote in India. What does it take to win an election like that? And to win an election of 1.4 billion people, where you get to represent those people, the biggest democracy in the world. ऐसा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैं बहुत देर से राजनीति में आया और मैं पहले तो संगठन का काम करता था, तो मेरे पास संगठन का काम रहता था, तो इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम रहता था। तो मेरा समय उसी में जाता था और मैं पिछले 24 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने और गुजरात के लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया। तो एक समर्पित भाव से जनता जनार्दन को जो मैं ईश्वर मानता हूँ, उसने मुझे जो दायित्व दिया है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देता हूँ और वो भी मैं जैसा हूँ वो देखते हैं। मेरी सरकार की जो नीतियाँ रहती हैं, वो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, सैचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न जाति, न पंथ, न आस्था, न पैसा, न पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। हमने जो सबके लिए है, सबको करना चाहिए। और उसके कारण अगर किसी का काम नहीं भी हुआ है, तो उसको ये नहीं लगता है कि भई मेरे से गलत कारणों से रोका गया है। उसको लगता है चलिए, अभी नहीं हुआ, कल हो जाएगा। तो विश्वास पैदा होता है। और एक तो मेरे गवर्नेंस के मॉडल में विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूँ। मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूँ। मेरे देश के लोगों का भला कैसे हो, मेरे देश के लिए अच्छा क्या हो। और मैं तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकला था, तो अब मैंने देश को ही देव मान लिया है और मैंने जनता जनार्दन को ही ईश्वर का रूप मान लिया है। तो एक पुजारी की तरह मैं जनता जनार्दन की सेवा करता रहूं, यही मेरा भाव रहा है। तो दूसरा, मैं जनता से कटता नहीं हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके जैसा रहता हूँ। और मैं पब्लिकली कहता हूँ, अगर आप 11 घंटे काम करोगे तो मैं 12 घंटा काम करूंगा। और लोग देखते भी हैं, तो उनको विश्वास है। दूसरा, मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, न मेरा कोई, मेरे अगल बगल में कोई मेरा रिश्तेदार दिखता है, मेरा कोई पहचान वाला दिखता है। तो सामान्य मानवी इन चीजों को पसंद करता है और शायद ऐसे कई कारण होंगे। दूसरा, मैं जिस पार्टी से हूँ, वहां लाखों समर्पित कार्यकर्ता है।
सिर्फ और सिर्फ भारत माता का भला हो, देशवासियों का भला हो, इसके लिए जीने वाले, जिन्होंने राजनीति में कुछ नहीं पाया है, न कुछ बने हैं, न कभी सत्ता के गलियारों में कभी आए हैं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मेरी, उस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, मुझे गर्व है। और आयु भी मेरी पार्टी की बहुत छोटी है, फिर भी तो उन लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उन कार्यकर्ता को लोग देखते हैं कि भाई बिना स्वार्थ ये इतनी मेहनत करता है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण चुनाव जीतते हैं। मैंने तो गिना नहीं कितने चुनाव जीता, लेकिन जनता के आशीर्वाद लगातार हमें मिलते रहे हैं। The world is worried about a brewing global war. The tensions between China and the United States, in Ukraine, Russia, in Europe, in Israel, the Middle East. What can you say about how we in the 21st century can avoid a global war, avoid an escalation towards more conflict, more war? देखिए, कोविड ने हम सबकी मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम जितने ही भले अपने आप को महान राष्ट्र क्यों न मानते हो, बहुत प्रगतिशील क्यों न मानते हैं, साइंटिफिक बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सब ने अपने-अपने तरीके से। लेकिन कोविड के काल में हम सब जमीन पे आ गए, दुनिया के हर देश। और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूं कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि इतना उतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है, करीब करीब इररिलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि जितने अलग अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले। भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं कहते हैं कि
दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूँ कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक-दूसरे से सीखना, एक-दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी ज़माने में तो चाइना में काफ़ी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा ह जहाँ तक डिफरेंसेस तो होते हैं, 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज़ नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएँ घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति शी के साथ मेरा मिलना हुआ। उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ज़रूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रम्प के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए-नए आए थे, दुनिया ज़रा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भाँति-भाँति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी, एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज़ बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था और बड़े खुल कर के काफ़ी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था और मैंने देखा कि जब वो पहले टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं-नहीं तो पचासों बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज़ माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। तो दुनिया में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने ज़रूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी-कभी चुनाव हार-जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है, इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा का हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स और हर एक का फोटो है,
हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा, और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल करके, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है, कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उन्होंने वोट डाला। और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहां पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग बूथ, इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य करता है कि ऐसा देश जहाँ 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरे देश में 900 से ज्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ लोग, और हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब होगा, गांव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से एडॉप्ट करता है। ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिजल्ट महीने-महीने तक आते नहीं है। मेरे यहाँ एक दिन में रिजल्ट आ जाता है। इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर-दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं। हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था। उसके लिए एक पोलिंग बूथ था। गिर फॉरेस्ट में जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कितनी प्रकार से कोशिश की जाए, किया जाए, और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ये चुनाव करवाता है। सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसका केस स्टडी करना चाहिए। इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का, इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए।